है। अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या पढ़ा था अपन ने? रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़े थे अपन ने, कैसा करना है, क्या करना है, उसमें सब पढ़ा। अगर दोनों पार्टी को पता है इम्पॉसिबल एक्ट है तो वो क्या होगा? दोनों पार्टी को पता भी नहीं तो क्या होगा? और एक को पता होगा तो वो कैंसिल कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। चलो, तो आज अपन पढ़ने वाले एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब देखो, इसमें टोटल 3 सेक्शंस है, 59, 60 एंड 61। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब देखते हैं अपन सबसे पहले एक एक सेक्शन लेते हैं। चलो, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट होता क्या है? नोटबुक निकालो, बाद में बोलना मत, समझा क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मीनिंग पहले समझ लो। लिखने से पहले सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है वो समझो, ठीक है? अब ये कहना क्या चाहता है सबसे पहले, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आगे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, डायग्राम के ऊपर नहीं। अब इसने मुझे है ना, देखो मैंने इससे ना 1 लाख रुपए लिया, कितना? मैंने इससे अगेन 1 लाख रुपए लिया, मैंने अगेन इससे कितना लिया? 50,000 लिया। इसे कहेंगे अपन सेवरल डेब्ट्स। क्या कहेंगे? सेवरल डेब्ट्स। मैं कौन हूं? मैं डेब्टर हूं। मैं कौन हूं? डेब्टर या डेटर कहते हैं। ये कौन है? क्रेडिटर। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मीनिंग है, मेरे इसके पास कितने लोन से? टोटल 3 लोन से, सेवरल डेब्ट से। अब क्या होता ना, ड्यू टू सम इनकैपेसिटी मैं अनेबल टू पे टू द क्रेडिटर, देन इन दैट केस यू कैन एडजस्ट सच डेब्ट्स। उसे क्या कहते हैं अपन? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या करना? एडजस्टमेंट करना। एप्रोप्रिएट का मीनिंग है एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। जहां पे एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक डेटर एक क्रेडिटर, जिसमें सेवरल डेब्ट्स होते हैं, बट यहां पे कैपेसिटी नहीं होती डेटर्स की सब पे करने की, तो उसे क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है पेमेंट्स का। तो उसे कहते हैं अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। वो सेक्शन बात कर रहा है। सबसे पहले उसका कंसेप्ट अपन ने समझा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट होता क्या है। अब उसमें टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 59, सेक्शन 60 एंड सेक्शन 61। देखो, अब यहां पे सेक्शन 59 बोलता है, अगर आपको एप्रोप्रिएशन करना है पेमेंट, एप्रोप्रिएशन मतलब एडजस्टमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एग्रीमेंट में। क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कहां पे बोला है? सेक्शन 59 बोलता है। सेक्शन 60 बोलता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया है कि आपको कितना एडजस्टमेंट करना है, क्या टाइम होगा, क्या नहीं होगा, अगर वहां पे मेंशन नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन किसकी होगी? इच्छा किसकी रहेगी? डेटर्स की या क्रेडिटर्स की? किसकी रहेगी? मेरे लिखने का इंतजार मत करो, मैं नहीं लिखूंगा। किसकी इच्छा रहेगी? पैसा किसके पास से लेना अपने को? आपको पता है क्या, अगर मैंने पैसा लिया सामने वाले बंदे से तो मेरी लायबिलिटी ना उसके लिए, तो मेरे बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे पेमेंट क्रेडिटर को देना है, मैं उसके लिए डेटर्स हूं, तो मुझे पेमेंट उसको देना है, तो उसको पेमेंट देना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा तू इतना पेमेंट दे, इतना एडजस्टमेंट कर, इतना करेगा? कौन डिसाइड करेगा? वो तो क्रेडिटर डिसाइड करेगा ना। तो डिस्क्रिप्शन किसकी आएगी यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेडिटर आएगी। सेक्शन 60 कहता है, ठीक है? और लिखा नहीं होगा डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। बताता मैं अभी एक सेक्शन बता रहा एकदम अच्छे से। चलो ध्यान दो। अब देखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको पता है मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। इसमें 3 सेक्शन है कि आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपका पेमेंट का। सेक्शन 59, 60 एंड 61। 59 कहता है कि आप एक्सप्रेस करो एग्रीमेंट में कि आप कैसा पे करना चाहते हो, कितना पे करना चाहते हो, कितना एडजस्टमेंट करना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करो। सेक्शन 59 कहता है। बट अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो किसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी? क्रेडिटर बताएगा कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में म्यूचुअली डिसाइड होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा? म्यूचुअली डिसाइड होगा दोनों से
कि क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस करेंगे स्टार्टिंग से ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ किसकी डिस्कशन आएगी, क्रेडिटर की, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस था, ये वाला एब्सेंस है 59 वाला। अगर केस में ऐसा आता है कि दोनों में एक्सप्रेस नहीं किया, दोनों ने कुछ ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया, इंडिकेशन नहीं दिया है कुछ कि कैसा पेमेंट करना चाहिए, कैसा एप्रोप्रिएशन करना चाहिए, तो उस केस पे किसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्रेडिटर्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा 60। बट 61 ये कहता है डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरा जो डेब्ट है वो फर्स्ट होगा 1 जुलाई 2021 को फर्स्ट पे हुआ, सेकेंड पे होगा 10 जुलाई को 2021 को। तो अगर ऐसा ऑर्डर मेंशन किया उसमें तो उस हिसाब से ही पेमेंट होगा, जैसे ही ऑर्डर मेंशन किया डेब्ट का उस हिसाब से क्या होगा, पेमेंट होगा। तो ये तीनों सेक्शन बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। कुछ डाउट इसमें? चलो पढ़ते हैं सेक्शन 59 क्या बोला। देखो, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, अगर इंडिकेट किया है आपने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से ही आपका पेमेंट होगा। इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से ही अप्लाई होगा। बट सेक्शन 60 क्या बोलता है, अगर वहां पे मेंशन किया नहीं है तो किसकी डिस्क्रिप्शन होगी, क्रेडिटर्स की। बट यहां पे लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स, यहां पे पार्टी एप्रोप्रिएट्स नहीं है, मतलब पार्टी अनेबल टू डिसाइड है, तो कैसा होगा फिर यहाँ पे, अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जिस हिसाब से ऑर्डर होगा डेब्ट्स का उस हिसाब से क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा। समझा क्या? चलो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले आज अपन, मोस्ट फेवरेट आज की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको नहीं पूछेंगे तो मुझे मत बोलो, बट पूछ सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्स्ट है नोवेशन, लिखो मत, पहले समझो। पहले आता है नोवेशन, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है एक सेकेंड, तीसरा होता है अल्टरेशन, एक सेकेंड, हाँ, तीसरा होता है अल्टरेशन। अब देखो सुनो, अभी देखो अपन क्या पढ़ने वाले, अभी देखो यहाँ पे आओ, नीचे आओ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों की कंसेंट नहीं होती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाए, तो देखो वहां पे ऑप्शन है, हेडिंग वापस से पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। चलो इसमें अपन तीन कंसेप्ट, जहां पे दोनों की कंसेंट नहीं होगी, बट दोनों की कंसेंट हो जाएगी तो अपना नॉर्मल एग्रीमेंट हो जाएगा, अपन जैसे पढ़ा तो ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिखा है नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। अब देखो नाम में क्या लिखा है, नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, नोवेशन। लिखो मत, पहले देखो, नोवेशन मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा, और यहां पे क्या किया जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाएगा। यहां पे कुछ दिक्कत? चलो ये नोवेशन वाला है। क्या आप क्या कर सकते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो उसे। अब दूसरे देखो क्या कहते हैं, हाँ नोवेशन ही कहते हैं। अब सुनो, ध्यान दो इधर, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ओए ध्यान दो, ए ने बी से 50,000 रुपए लिए थे, कितने लिए थे, ए ने लिए थे बी से, ठीक है। अब बी के दो कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों में हुआ है, हाँ दोनों में, मतलब किन दोनों में, वो तो मुझे भी पता है कॉन्ट्रैक्ट दोनों में होता है, बट किन दोनों में, ए एंड बी में हुआ, पैसा बी को देना है। अब बी का एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, डी। अब डी, अरे क्लोज फ्रेंड मतलब आउट ऑफ द लॉ एंड अफेक्शन बोल रहा हूं, तो डी बोलता है कि दोस्त मैं पैसा देता हूं इसको, ए को 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? थर्ड पार्टी इसलिए डी, ध्यान रखना, अगर थर्ड पार्टी आती है बट सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट
फॉर्म करना पड़ेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के में फॉर्म होगा? ए एंड डी में फॉर्म होगा। तो इसे क्या कहते हैं अपन? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, उसे नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें न्यू पार्टीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल डी इसमें न्यू आ गया, ये पुराने में भी कर सकते थे, ये बी के साथ भी कर सकता था। तो इसमें पार्टीज कौन से आ सकती है? ओल्ड भी आ सकती है और न्यू भी आ सकती है। यहां तक समझा आपको? नोवेशन का मीनिंग समझा विद एग्जांपल। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी रिसेशन। रिसेशन का मीनिंग है कैंसलेशन। क्या करना? कैंसलेशन। यहां पे क्या किया जाता है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया जाता है। क्या किया जाता है? कैंसल किया जाता है। यहां पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे ओल्ड न्यू कुछ आता ही नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स नहीं होगा, उसे रिसेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझा आपको? कुछ दिक्कत इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है? अल्टरेशन। अल्टरेशन करना मतलब क्या करना? आपको क्या लगता है अल्टरेशन करना मतलब? न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा क्या पे? यहां अल्टरेशन मतलब आप कभी पैंट शर्ट अल्टरेशन के लिए देते हो, आपको नया शर्ट मिलता है क्या? एग्जिस्टिंग शर्ट में अल्टर होता है ना। तो वैसे ही यहां पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट रहता है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। बट यहां पे क्या होते हैं? सब अल्टरेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। और यहां पे पार्टीज क्या रहेगी? पार्टीज कौन रहेगी इसमें? न्यू रहेगी या सेम रहेगी? तो यहाँ पे ओल्ड इज पार्टी रहेगी, न्यू पार्टी एग्जिस्ट नहीं होगी। अगर इसमें न्यू पार्टी आ गई तो इसका मीनिंग नोवेशन हो जाएगा। बट इसमें अगर ऑलरेडी सेम पार्टी रहेगी तो इसे अल्टरेशन कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन? तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस याद रखना, नोवेशन में न्यू पार्टी भी आ सकती है, बट अल्टरेशन में ओल्ड पार्टी एग्जिस्ट रहती है। नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाता है, बट अल्टरेशन में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। अब अल्टरेशन में एग्जांपल सुनो, ये ए है, ये बी है। ए ने बोला मैं 50,000 रुपए दूंगी तेरे को, ठीक है। ए बोली मैं 50,000 रुपए दूंगी बी को। बी बोला एक काम कर, मुझे सिर्फ 30,000 दे दे, प्यार मोहब्बत अपनी। कितना दे? अब इस केस में यहां पर अल्टरेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 50,000 का। तो अब कितना बनाना पड़ेगा? तो इसे क्या कहेंगे अपन? अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। दोनों में डिफरेंस समझा? अल्टरेशन एंड नोवेशन में यहां पे न्यू पार्टी एग्जिस्ट कर गई क्या? नहीं कर गई है। यहां पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा क्या? तो इसे क्या कहेंगे अपन? अल्टरेशन कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी लिख लो ऐसा वाला, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। आपने पहले ही लिख लिया, मैं आपको बोला था जब पहले समझो फिर लिखो। हाँ, समझ के लिखो, गाड़ी रोकनी नहीं वाली। क्या नोवेशन वाला क्या? रिसेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है क्या, मुझको समझ नहीं आती कभी। एग्जिस्ट, वो आदत छूट गई ना, आदत से मजबूर। समझा? नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते। मैं ये कह सकता हूं क्या, नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। समझा? रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया जाता, सब खत्म हो जाता। चलो अपन पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। अभी लॉ की लैंग्वेज में क्या किया जाता है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, इफ दे डू सो इट विल बी केस ऑफ नोवेशन। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। चलो यहां पे डिफरेंट भी पार्टीज हो सकती है, सेम भी पार्टीज हो सकती है। नोवेशन में अपन ने पढ़ा, ये एग्जांपल उसी का है। ध्यान रखना तीनों केसेस में कैसे होगा ये।
म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होगा। मतलब ये अगर तीनों केस अगर आपको करना है, तीनों केस में से कोई भी करना है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप अल्टरेशन के लिए जाते हो तो दोनों की कंडीशन, दोनों की कंसेंट चाहिए। रिसेशन के लिए भी दोनों की चाहिए। आप खुद नहीं कर सकते कि मैंने कैंसिल किया। तीनों जगह पे आपको क्या चाहिए? म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों की सहमति चाहिए कि मुझे पसंद है, पसंद है, सॉरी मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल करना, कैंसिल करना है, ऐसा। चलो, नोवेशन समझा। अब रिसेशन क्या कहता है? रिसेशन में क्या होता है? डिस्चार्ज बाय रिसेशन व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसाइन इट, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। कैंसिल करने का परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये वही है। चलो, अल्टरेशन में वही है, रिसाइन किया विद द रिजल्ट दैट इट डिड नॉट बी परफॉर्म। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। अल्टरेशन करना मतलब क्या करना? may have the effect of substituting a new contract for the old one. In other words, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। तीनों में डिफरेंस याद रखना, बेसिक क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में आएगा। रिसेशन में नहीं आएगा क्योंकि रिसेशन इजी, कैंसिलेशन इसमें आएगा और इसमें आएगा कि नोवेशन एंड अल्टरेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो, ये वही है। देखो ये वाला जो दिया ना बॉक्स, मैंने आपको तीनों का बॉक्स बना के दिया ना, ये वही, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाजू में अगर आपने वो लिख लिया तीनों वाला अपना डिफरेंस, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सेम है। समझा क्या? चलो, अब देखो, अब नेक्स्ट सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 63। प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब अब इसमें किसके पास है? प्रॉमिसी। रेमिट द परफॉर्मेंस, रेमिट मतलब कम कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, ये है, ये बी है, ए के पास कितना पैसा है? 50,000 है। तो ए बोला मैं दूंगा तेरे को 50,000, टेंशन मत ले। ए कौन है फिर? ये कौन है? बी। प्रॉमिस ई है बी। अब इस केस में प्रॉमिस ही अगर रेमिट करता है, रेमिट मतलब इसको बोल देता है एक काम करे, अपनी प्यार मोहब्बत वजह से तुम्हें को कितना दे? सिर्फ 10,000 रुपीज दे। चल सकता है क्या? सामने वाला को एक्सेप्ट करता है। सामने वाला बोला मुझे फायदा चाहिए भाई, तू 10,000 देगा तो मुझे क्या दिक्कत है? मतलब ए को तो फायदा ही ना, वो क्यों नहीं बोलेगा? नहीं। बी अगर बोल दिया, प्रॉमिस ने बोल दिया कि मुझे 10,000 चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? है पक्का? ऐसा मैं जब बोलते हो पक्का, तब तो आपको पता है आंसर वही रहता है। स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी नेक्स्ट। एवरी प्रॉमिसी में डिस्पेंस विद रेमिट होली कर सकता है या पार्ट भी कर सकता है। 50 के 50,000 भी बोल सकता है कि मत दे, तू अपना ही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ एनी टाइम सेटिस्फैक्शन में थिंग, वो क्या कर सकता है? यहाँ पे टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है। बोला था कि 1 साल में दूंगा 25,000, तो एक काम कर 2 साल में भी दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। प्रॉमिसी के पास पावर है। समझा? ये वही और एग्जांपल। बट इसमें एक बात बताओ, अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ कि कुछ बेनिफिट मिलता है, तो वो क्या करना पड़ता है आपको? रीपे करना पड़ता है वापस। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पता है? गलती से याद है? कहीं सुना है वाइडेबल क्या होता है? देखो यहां पर लिखा है, ये देखा है वाइडेबल, सुना है? अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखो, अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का। मुझे एक बात बताओ, इसमें ए और बी है, इन दोनों में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए के पास राइट है कैंसिल करने का, एक्सेप्ट करने का, बट ए ने इस दौरान इस टाइम में 50,000 रुपीज रिसीव्ड किए थे। उसको आना था 1 लाख, गुड्स डिलीवर करने थे, बट गुड्स डिलीवर नहीं हुए, उसको बेनिफिट हुआ 50,000 का। इस केस में ए को 50,000 वापस किसको देने पड़ेंगे? बी को देने पड़ेंगे। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है तो, एक्सेप्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म तो करना पड़ेगा, सो रीपे की बात ही नहीं आएगी। बट वाइडेबल ऑप्शंस अगर वो कैंसिल कर देता है, डिनाई कर देता है, तो जो भी बेनिफिट उसके अंदर हो जाता है वो रीपे करना पड़ता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है 2 ऑप्शंस होते हैं, whether you accept it, whether you cancel it. Once you accepted, you cannot deny later. That is called estoppel. समझा? तो सेक्शन 64 वही कहता है, क्या कहता है?
ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, रिसेंड कर देता, कैंसल. The other party need not perform any promise therein contained in where his promisor. The party residing voidable contract shall, if he has any received benefit from another party to such contract, restore such benefit. आपको पता है अपन ने कहीं तो पढ़ा था शायद, mere silence is not a fraud. गलती किसी याद आए? But in some cases mere silence is a fraud. इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस में मैं अगर कोई डिस्क्लोज नहीं कर देता तो फ्रॉड हो जाएगा. तो मैंने जो प्रीमियम पे किया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया. तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाता है क्योंकि वाइडेबल ऑप्शन से, इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन से कैंसिल करने का, तो वो कैंसिल कर देती है. तो जो मैंने प्रीमियम भरा था, जो उनको बेनिफिट हुआ था, वो मुझे वापस देना पड़ेगा क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कर दिया. वही एग्जांपल है इंश्योरेंस वाले. समझा क्या? एग्जाम में केस आ सकती है अगर वाइडेबल ऑप्शन है, अगर किसी को बेनिफिट हो जाता है, वाइडेबल मतलब कैंसिल और एक्सेप्ट करने का बेनिफिट किसी के पास होता है, वो एक्सरसाइज करता है कैंसिल का. आ जाओ इधर, लिख लो आपके नोटबुक में, बाद में आप मुझे देखते बैठोगे. मैंने क्वेश्चन पूछा तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्या होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क. जब मैं पूछूंगा क्या होता है, नहीं पता हम कुछ, ठीक है, तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो क्या कर सकते हो आप, एक्सेप्ट कर सकते हो. एक्सेप्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. दूसरा आप क्या कर सकते हो, रिसाइंड, सॉरी वही रिसाइंड करना मतलब कैंसिल कर सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे अगर कैंसिल कर देते हो तो आपको जो बेनिफिट हुआ था वो बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा. रीपे करना पड़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वापस वैलिड, तो ये परफॉर्म करने की जरूरत ओम बट स्वाहा. तो अपन ने एक पढ़ा वाइडेबल में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक तो आप रिसाइंड कर सकते हो कैंसिल. अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म किया तो वैलिड बन जाएगा. रिसाइंड कर दिया कैंसिल तो बेनिफिट जो हुआ था वो रीपे करना पड़ेगा. रीपे किया मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वॉइड बन जाएगा, तो आपको इन्फोर्स भी करने की जरूरत नहीं है. तो आज पे यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझी, जब मैं पूछूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा मुंह नहीं बनेगा. जब मैं पूछूंगा क्या था ये, कब सुना था मैंने, एक्सेप्ट किया तो परफॉर्म वैलिड, रिसाइंड मतलब कैंसिल, ब्रैकेट में कैंसिल है, बेनिफिट रीपे करना पड़ेगा, ये वॉइड होगा, नॉट परफॉर्म हुआ. लिखा क्यों नहीं लिखा, लिखो, कितना छोटा है, सिंपल है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेजेस अंडर वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड. इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, रिस्टोर करना पड़ेगा. ओए देखो देखो कितनी गया वो वाइडेबल. हाँ ये सेक्शन 63 है वाइडेबल, ठीक है. सॉरी नहीं हो मैडम, अभी का इसके पर जो है. हाँ हाँ हाँ, आपका ध्यान की तरफ मैं चेक कर रहा था. 60 मेरे को पता था, मैं जस्ट चेक कर रहा था आपका ध्यान की तरफ, मेरे को पता होता सब, मैं चेक कर. 64 क्या कहता है, वाइडेबल. उसमें दो ऑप्शन अपन ने पढ़े. अब 65 बात करता है, ये जहाँ पे आप आ चुके ना, यहाँ पे 65 वाइड, वाइड पे, वहां पे भी अगर बेनिफिट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको. तो 64 65 सिर्फ 64 बात करता है वाइडेबल ऑप्शन. एक्सेप्ट इट, कैंसिल इट, कैंसिल किया तो ऑटोमेटिकली वाइड बन जाएगा. वाइड मतलब सेक्शन 65, आपको भी जो भी बेनिफिट हुआ है वो भी क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा. समझा सेक्शन 65 क्या कहता है. अब 65 का एग्जांपल मैं अगर बोलूं तो फॉर एग्जांपल ए ने बोला था बी को कि तेरी लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ. बी बोला कर ले शादी, मुझे सुखी मतलब ठीक है मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तो शादी कर ले सी से.
बी ने मुझे ऑफर दिया 1 लाख का, मेरा कंसिडरेशन क्या है, इससे शादी करना। बट जिस दिन शादी करने हुआ था इसने आत्महत्या कर ली, किसी के साथ भाग गई। सी किसी और के साथ, सी किसी के साथ जी हो गई, मतलब जी के साथ भाग गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सी जी के साथ भाग गई उस दिन, अगर सी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वाइड बन जाएगा। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ बेनिफिट हुआ था। फॉर एग्जांपल मुझे अगर बी ने, मेरे ससुर ने मुझे 1 लाख की जगह 50,000 एडवांस दिया होगा खुशी खुशी में, पैसे कपड़े वपड़े खर्च करने के लिए, तो 50,000 शादी देगी, तो मुझे 50,000 वापस रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है, वाइड बन गया है। सेक्शन 65, सेक्शन 64 वाइडेबल था, समझा? चलो चलना नीचे, समझा, ये भी समझा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ऐसा हुआ था, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक फैक्ट्री ली थी रेंट पे, एग्रीमेंट किया, मुझे 12 महीने के लिए फैक्ट्री दे, ठीक है। मैं जब 9वें महीने में, सॉरी, मैं जब 7th मंथ का था, मैं नहीं, जब 7th मंथ चल रहा था फैक्ट्री में, तब फैक्ट्री में आग लग गई, आग लग गई सावन में, गाना था। तो 7th मंथ में आग लग गई। अब मंथ्स कितने रिमेनिंग है टोटल? अरे मैथ्स वाले, अरे मंथ्स 12 ही होते, बस 7, उसमें से 7 कट होने के बाद कितने बचते हैं? कल से कैलकुलेटर लेके बैठना लॉ के लेक्चर में, मैं फोटो निकाल के डालूंगा फेसबुक की। चलो कितने बचे? 5 टोटल बचे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एग्रीमेंट कितना किया है? 12 महीने का एग्रीमेंट किया है, बट मैं जब 7th मंथ में था तब उसको आग लग गई फैक्ट्री को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 10,000 रुपए रेंट है पर मंथ 10,000 रुपए रेंट है, तो 1 साल का रेंट कितना हुआ? 10,000 पर मंथ का रेंट होता है, तो 1 साल का कितना हुआ? 100, तो पूरा बोला ना, 1,20,000। आप कल से पक्का कैलकुलेट, 1,20,000 हुआ, मैंने उसको 1,20,000 दे दिया। अब आग लग गई ना जब 7th मंथ में था। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में मुझे कितना पैसा रिटर्न देना पड़ेगा? 50,000 वापस देना पड़ेगा, पक्का? सिटीजन पक्का वापस देना पड़ेगा। बट सही है, 50,000 वापस देना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपने अगर कोई ऐसा पीरियड के बेसिस पे एग्रीमेंट किया है, बट जितना आप यूटिलाइज करते हो, जितना पेंडिंग है अनएक्सपायर्ड टर्म, उसका बेनिफिट आपको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसी आग लग गई जो हमारे हाथ में भी नहीं थी, सावन में लग गई आग, तो अपन क्या करेंगे? पैसा वापस दे देंगे। जो घर पे बैठे हेडफोन डाल के सुनना मेरा लेक्चर, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कौन सा सर है। चलो ये वही वाला है, ये वही वाला एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। आपको क्या लगता है, कम्युनिकेशन करना चाहिए कैंसिलेशन का सामने वाले पार्टी को? करना चाहिए, क्योंकि आंटी और नन्ही सब सामने वाले कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो सामने वाला ये समझेगा कि इसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो इसी आपको रिसेशन का कम्युनिकेशन करना कंपल्सरी है, सेक्शन 66 के तहत। और कैसे करना है? सेम एज प्रपोजल। प्रपोजल का कैसा था सिचुएशन? मैंने भेजा प्रपोजल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जब उसको समझा वो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन वैसा ही है। आपने भेज दिया कैंसलेशन का 10 तारीख को, बट उसने उसको मिला 12 तारीख को, बट उसके वाइफ ने छुपा के रखा, बट उसने पढ़ा 13 तारीख को, तो इफेक्टिव कब होगा? 13। जो 13 है वो मेगा 13 तारीख को इफेक्टिव होगा। चलो नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 66 कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है? सेक्शन 67 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप यहां पे आओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने आपके साथ, ऑफर दिया, पैसे आपने दे दिया, सब कुछ दिया, बट यू आर नॉट रेडी टू रन। आप बोलती कि हमको पढ़ना नहीं सर, आपको सिर्फ मस्ती करना है,
Am I liable for you? No. ध्यान लगा, अगर प्रॉमिसर क्या बोले यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ प्रॉमिसी, अगर प्रॉमिसी रिफ्यूज कर देता है कुछ परफॉर्म करने का तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो प्रॉमिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस केस में, जो कि यहाँ पे बोला है. If an apprentice refuse to learn, the teacher cannot held liable for not teaching. मैं पढ़ाने को तैयार हूँ बट आप क्लासरूम में नाच रहे हो, अब मस्ती करो, इधर उधर भागो, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पकड़ के बैठ रही है, कोई इधर बैठ इधर, उसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग, एक उधर गया उसको लेके आया इधर से, आप बच पे थोड़ी हो, एक केजी का क्लासरूम थोड़ी है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई भाग गया इधर से, अब मैं उसके पीछे भी भाग सकता हूँ यहाँ से पकड़ने के लिए, कहा गया तो एक एक बच्चे को अगर मैं पकड़ते बैठूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी. तो इस केस में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. आप इमेजिन मत करो कोई भागा सर उसके पीछे भाग गए, कितना मस्त पिक्चर लगेगा, उसको लेके आया तो दूसरा भाग के गया, मेरे को सबको पकड़ के ऐसे बांधना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे वो आती ना क्या बोलते उसको, डोरी आती है, ऐसे डोरी बांधनी पड़ेगी सबको, मतलब सब भागो, मैं पीछे भागता हूँ आपके. चलो, तो इस केस में कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अगर प्रॉमिस रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने का तो प्रॉमिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एग्जाम में कभी भी केस लगाती है कि ए ने डिनाई कर दिया परफॉर्म करने के लिए, तो सिंपल है, ए ने अगर डिनाई कर दिया तो बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आप क्लेम कर सकते हो, पहले आप खुद ने परफॉर्म नहीं किया तो आप क्लेम नहीं कर सकते. चलो नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज करना मतलब खत्म करना कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्पज के लिए आपने, क्या हुआ, डिस्चार्ज करना मतलब क्या करना, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था जिस पर्पज के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा. ऐसे कौन से केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कौन से, नॉर्मल याद करो, ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने पैसे दिए, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा. ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट, ठीक है. उसके बाद सेकंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बोला था कि एक साल के अंदर, ये मैं एग्जांपल बता दो, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो ऐसी नजर से. तो फर्स्ट होता है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बस. सेकंड होता है लैप्स ऑफ टाइम, अगर मैंने आपको एक साल का टाइम दिया है तो एक साल के अंदर अगर आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जान दो आप लोग. मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, अब मेरे को बहुत हंसी आ गई. चलो, डिस्चार्ज का नाम मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. इसका मीनिंग क्या है, डिस्चार्ज कम्स टू एन एंड. ज्यादा फॉर्मल पहनने का नहीं ड्रेस, पता है, मैं आज फॉर्मल पहन के ऐसे गया था एक शॉप पे, उधर कुछ लाने के लिए गया था, मैं ऐसे ही रोका था वो आने तक, एक उधर से एक लेडी आई, मेरे को पूछती बॉटल लेके पानी की, मैंने ऐसे देखा, मेरे को देख के मैं क्या यहाँ पे काम के लिए नहीं, मैंने बोला सॉरी, अभी रहने दो, अभी क्या सॉरी बोल के फायदा, आपने तो बेइज्जत तो पहले कर दिया, बॉटल लेके पानी की. मैं पूछना था मैडम कौन सी चाहिए, क्या हुआ ना, जो काम करने वाला बंदा था ना उसका ड्रेस मेरे जैसे सेम शर्ट था थोड़ा, तो मैं ऐसे ही खड़ा था उधर बाहर, वो लड़की आई थी पानी की बोतल लेके, पानी की बोतल, अब क्या बोलूं मैं उसको, मतलब नहीं है मैडम, वो आगे अंदर जाके पूछ, फिर ऐसे देखिए सर रहने दो, अभी क्या बोल के फायदा है, बेइज्जत तब कर दिया. चलो आज का लेटेस्ट इंसिडेंट है. चलो अब देखो, कहीं से शर्ट ही नहीं पहनूंगा. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, सबसे पहले ऐसे कौन सी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जाता है, तो सबसे पहले फर्स्ट होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. आपने अगर परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. उसमें दो आता है, एक आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस करना, दूसरा आता है अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड मतलब यहां पे देखो, बस actual performance is said to have take place when each of the parties had done what he had agreed to do under the agreement. When the promisor offers to perform his obligation but promisor refuses to accept the performance, it amounts to attempted. मैंने बोला कि मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे 25,000 दे दो, जब मैं आपके पास गुड्स देने के लिए गया आपने डिनाइड कर दिया, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है.
इट इज ऑल्सो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल मतलब मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने मुझे पैसे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम्स टू एन एंड। जिसके लिए अपन ने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, वो अगर आपका अचीव हो जाता है तो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसी का मीनिंग है कम्स टू एन एंड। तो सबसे पहले फर्स्ट किस में आता है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आपका जो भी परफॉर्मेंस था आप परफॉर्म कर दो। सेकंड, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, दोनों की सहमति से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जाता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कैसे, देखो यहां पे बोला है ए के पास कितना था, 1 लाख रुपए, ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड मॉर्गेज इज स्टेट फॉर 50,000 इन प्लेस ऑफ डेब्ट 1 लाख, दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जिस्टिंग द ओल्ड। ऐसा भी चल सकता है। अगर अपन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, तो आपको नहीं लगता ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस था वो डिस्चार्ज हो चुका? तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी अपन ये कर सकते हैं। मैंने तीनों के नीचे पॉइंट लिखने को बोला था कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप ये तीनों चीजें कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। थर्ड, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब जब इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्मेंस, तब तब कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वर्ड बनता है। जब जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वर्ड बनता है। वर्ड बनता है, मैं वही बोल रहा हूं, वर्ड बनता है, मैं पूछ रहा नहीं, वर्ड बनता है उस टाइम। तो मुझे एक बार बताओ, जब वर्ड बनता है तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड। पहले क्या था, बाय परफॉर्मेंस, सेकंड क्या था, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। पहला था बाय परफॉर्मेंस, दूसरा था म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। तीसरा क्या था, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चौथा क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मैंने बोला था कि 1 साल के अंदर, अपन ने बोला था कि 1 महीने के अंदर मुझे चाहिए, आपने 1 महीने के बाद गुड्स दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वर्ल्ड बन जाता है। बट इसमें वर्डेबल आता है, पहले उसने कैंसिल कर दिया तो वो वर्ल्ड चला जाता है, बट उसने एक्सेप्ट कर दिया तो वो वैलिड में आ जाएगा। ये अपन ने पढ़ा था पहले लड़ाई का। तो कब खत्म होगा ये, बाय लैप्स ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाला था उस दिन वो भिखारी बन गया, तो मैं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा आपका। जिस दिन में देखो ए है, ये बी है, बी की सी है लड़की, ठीक है। अब ए बी ने मुझे बोला था मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तू सी से शादी कर ले। सी उस दिन अनसाउंड माइंड बन गई, पागल बन गई। मैं तो ठीक था ना, वो तो पागल बन गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किससे होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ टाइम, सॉरी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चलो नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट में 2 होता है, एक होता है आपका ब्रीच कैसे किया जाता है, आगे है कंसेप्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 2 आता है, एक आता है एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा आता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंटीसिपेटरी मतलब देखो ए ने बी को बोला था कि 10 तारीख को मैं तेरे को 50,000 रुपीज दूंगा, तू मुझे गुड्स दे दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने 1 तारीख को ही फोन किया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, नो। तो एंटीसिपेटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के पहले ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे परफॉर्म ही नहीं करना, मैंने पहले एंटीसिपेट कर दिया कि मुझे परफॉर्म नहीं करना, तो उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बिफोर परफॉर्मेंस इफ यू आर इंटीमेटिंग टू द अदर पार्टीज दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज सेड टू बी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट जिस दिन 10 तारीख को अगर आप डिनाइड कर देते हो, उस दिन से क्या करेंगे अपन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसी दिन आपका ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसे क्या कहते हैं अपन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट जिस डेट के पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते तो उसे क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जिस दिन करना था उस दिन क्या, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, डिस्चार्ज बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। ठीक है, समझा नहीं समझा? देखो वही एग्जांपल, चलो
हाँ क्या ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोमिसी में वेव अ लिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। मैंने बोला था आपको यहां पे ए और बी, ए ने 50,000 लिया था बी से, एक महीने में तो दूंगा ऐसा बोला था। तो ए बोलता है उसको एक काम कर, मुझे सिर्फ 30,000 दे। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको रिमिट कर दिया, मतलब कम कर दिया पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे भी केस में क्या हो सकता है, अगर प्रॉमिसी ने रिमिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, कम कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं अपन, प्रॉमिसी में वेव और लिमिट ऑफ प्रॉमिस। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी। जिस दिन मैं गुड्स लेके गया प्रॉमिसी के पास, उस दिन प्रॉमिसी बोला मुझे गुड्स नहीं चाहिए, उसने डिनाइड कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे गुस्सा है तुमसे, बात ही नहीं करनी, निग्लेक्ट ही कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, फिर परफॉर्मेंस आपको ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, कम्स टू एन एंड हो जाता है। बेसिकली ये इसका मीनिंग है कि पिक्चर कब एंड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तभी एंड होता है। इस केसेस में पिक्चर एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। और लास्ट क्या बोला है, मर्जर ऑफ राइट्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ए हूं, ठीक है, एक बी है, मैं यहां पे रेंट पे करता हूं, इनको क्या पे करता हूं। अब मेरा इनका क्या है, देखो राइट्स क्या है, मेरे जो राइट्स है, मेरे टेम्पररी राइट्स है, इनके पास परमानेंट राइट है। बट मैं अगर एक बी की प्रॉपर्टी परचेस कर लेता हूं, मैं ओनर बन जाऊंगा, तो आपको नहीं लगता ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं ओनर बन गया। दिस इज कॉल्ड मर्जर ऑफ राइट्स। आपके जो राइट्स थे वो मर्ज हो जाते हैं। अब मर्ज होने के बाद ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वॉइड बन जाता है, परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो जाता है। तो दैट आर द केसेस कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का पिक्चर खत्म होता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। सीए और सीए में अगर बच्चों को डिस्क्रिप्टिव में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, और जो सीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी, इसमें से एक ऑप्शन इसमें से नहीं होगा, वो अलग कुछ ऑप्शन होगा, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसमें से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको ये पता होने चाहिए। मैं इसलिए कल एक टैगलाइन बना के लाऊंगा, मेरे को याद नहीं आ गया टैगलाइन, मैं तो उसमें पूरे आपके सेंटेंस आ जाएंगे। मैं कल इसकी टैगलाइन आपको देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, contract without consideration is void under section 25 subject to the exception of the BC mythology। तो that are the cases। चलो अभी अपन कल पढ़ेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी रेमेडीज क्या होती है। अपन ने ब्रीच तो कर दिया, उसकी रेमेडीज क्या है। इस फ्राइडे तक अपना चैप्टर खत्म होने वाला है, और सैटरडे को आपकी पूरी चैप्टर पे कॉन्ट्रैक्ट पे टेस्ट सीरीज होने वाली है, तब मजा आएगा। इस सैटरडे को शायद मैं नहीं हूँ, पर टेस्ट सीरीज होगी, शायद नहीं होगी, मतलब टेस्ट सीरीज है मेरे को पता नहीं बाकी होगा, बट मेरी तो टेस्ट सीरीज सैटरडे कंफर्म शॉर्ट है। फिर मंडे को अपन डिस्कस करेंगे क्या करना है उसमें। या तक किसी को डाउट, पक्का अपन कुछ केस वाइज पढ़ते हैं। चलो ऑन करना होगा आपको कुछ डाउट इसमें, सब समझा ऑनलाइन होगा, जल्दी चैट बॉक्स में यस डाल दो, नो तो नो डाल दो। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमीडिएट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना है कि आपने क्या कंसेप्ट समझी है। यस कौन सा ये वाला क्या इधर गया, प्रॉमिसी में वेव और लिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये वाला क्या, हाँ यही वाला, इधर ध्यान दो। ए यानी बी, ए म्हणतो बी ला, मतलब ए कहता है बी को, सुनो, ए को कितना देना था, 1 लाख रुपए देना था बी को। अब ए कौन है इसमें, कौन है ए इसमें, मैं हूं नहीं, हाँ, तो इसमें ए कौन है, प्रॉमिसर, और बी कौन है। अब प्रॉमिसी ने वेव कर दिया, वेव मतलब प्रॉमिसी कहता है ए सुनना मेरी बात, मुझे 1 लाख मत दे,
मला फक्त 80,000 पाहिजे, मेरे को स्किप कितना चाहिए, तो इसने रिमिट कर दिया परफॉर्मेंस, इसको परफॉर्म पूरा करना था बट उसने से रिमिट कर दिया, सिर्फ मुझे इतना ही दे दो, कम कर दिया। रेमिटेंस करना मतलब कम करना, उसके बदले में नया परफॉर्मेंस देना। तो इसने 1 लाख की जगह क्या बोला, 80,000 मुझे दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी खुद बोल रहा है ऐसा, ये तो खुशी खुशी से मान जाएगा, मेरे तो क्या 20,000 का फायदा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा, कम्स टू एन एंड, समझा। चलो अरे गूगल किधर गया इसमें से, आपकी साजिश। चलो तो अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यहां तक किसी को कुछ डाउट बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं।